नमस्कार, मैं रविश कुमार। खबरों की दुनिया में सूचनाएं इतनी तेजी से बदल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि किस खबर का क्या हुआ। कुछ खबरों को देखकर लगता है कि देश बदला है न दिन, सब कुछ जहां था वहीं रुका हुआ है। क्या हम एक ऐसे समय और समाज में रहने लगे हैं जहां गृह मंत्री के लिए बोलना इतना भारी पड़ जाएगा कि उनके मंत्रालय ने 2002 के दंगों से जुड़े बलात्कार और हत्या के 11 सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई की मंजूरी क्यों दी? क्या अमित शाह और सरकार की चुप्पी की वजह से 2012 का यह आंदोलन भी खारिज कर दिया जाएगा, जब निर्भया के साथ बलात्कार की घटना से सारी दिल्ली रायसीना हिल्स पर जमा हो गई? जिस जगह पर आज सेंट्रल विस्टा बना है, उसी जगह पर न जाने किन घरों से और धर्मों की लड़कियां और लड़के बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ सड़क पर उतर आए। वो लोग इस वक्त कहां हैं जिनके गुस्से ने एक शानदार कानून बनवाया, निर्भया फंड बनवा दिया? क्या अब उस समय के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने हत्या और बलात्कार के 11 सजा याफ्ता को छोड़ने की मंजूरी दी? क्या उनका आक्रोश अब सीमेंट बनकर सेंट्रल विस्टा में बिछ गया है, जहां दिल्ली की लड़कियां 2012 की सर्दियों में प्रदर्शन किया करती थी? आज समाज चुप नजर आता है, इसलिए बेहतर है उस समय की लड़कियों को ही सुन लेते हैं जो निर्भया बलात्कार और हत्याकांड पर बोलने से पहले पुलिस की लाठियों की परवाह नहीं किया करती थी, सर्दी के दिनों में पानी की बौछारों की परवाह नहीं करती थी, ताकि आपको याद रहे कि आज का समाज हमेशा मरा हुआ नहीं था, कभी जिंदा भी था। बलात्कारियों को फांसी देना होगा। महिला हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाना होगा। इंडिया के लोग सोए नहीं हुए हैं। एवरीबडी इज अवेक नाउ। आजकल का यूथ जागा हुआ है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो भी आप बंद लगा दीजिए, जितने मर्जी मेट्रो स्टेशन बंद कर दीजिए। ये सब लोग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव, फरीदाबाद, कहाँ से आए हैं जस्ट टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट दैट वी आर नॉट साइलेंट, वी ऑल आर अवेक and we will not keep quiet. They have to be hanged. फांसी नहीं, बीच में चौराहे में लगे हम सबके सामने फांसी, ताकि वो दोबारा करने का सोचे नहीं। किसी के दिल में ख्याल भी आए तो सबसे पहले उन्हें सजा याद आ जाए। हमारे माँ बाप ने अपनी आंखों में हजारों सपने लेके हमें भेजा, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी लड़कियों की इज्जत रात में सरेआम लूट ली जाए। हमें आपके आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आपका एक्शन चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर्स भी चेंज हो जाएंगे और सारी चीजें बहुत जल्दी अमेंडमेंट्स होंगी और आपको बहुत जल्दी हर चीज का नतीजा मिल जाएगा। तब समाज बोलता था, सरकार भी बोलती थी। आज सरकार से पूछते रह जाइए, उसके बदले गोदी मीडिया समाज को ही चुप करा देता है। बिल्किस बानो के केस के कवरेज और सवालों पर सरकार की चुप्पी को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, तभी पता चलेगा कि उस वक्त क्या क्या होता था। आप इन्हें तो पहचानते होंगे। आर.के. सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा सांसद हैं। उस वक्त यानी मनमोहन सिंह सरकार में गृह सचिव हुआ करते थे। आर.के. सिंह के बोलने पर तब कोई रोक नहीं थी, बल्कि जनदबाव इतना था, गुस्सा इतना था कि गृह सचिव के तौर पर आर.के. सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, इंटरव्यू दिया करते थे, भरोसा दिया करते थे। उनके साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जवाब आता था। आज तो ऑफ रिकॉर्ड भी गायब हो गया है। ऑन रिकॉर्ड तो शायद ही कोई ऐसे मामलों में बोलने आता है। खैर, आज के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ही आर.के. सिंह की तरह बिल्किस मामले में बोल सकते थे। उन्हें इसी अगस्त में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। जब गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोल रहे, गृह सचिव नहीं बोल रहे, तो आइए उस समय के गृह सचिव के बयानों से ही काम चलाते हैं, जब अफसर बोला करते थे। One question which I had in mind was the response of the PCR vans, as to whether the response could have been faster. So I asked for these times, as to what was the time of the reporting and what was the time of arrival of the PCR van, and I was told 4 minutes. Now that I think is outstanding. The other is regarding this. There's another question that could they have reached earlier? It's a difficult question to answer because 4 minutes I think is quite okay. The second thing is investigation. Was the investigation prompt? Did it and was the investigation effective? I think it was.
15 अगस्त के दिन जब हत्या और बलात्कार के 11 कैदियों को छोड़ा गया, दंगाइयों को छोड़ा गया, तब उसे लेकर जो सवाल उठे काफी कम थे। वे सारे सवाल गुजरात सरकार के हलफनामे के बाद बदल जाते हैं, उनका दायरा भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे दस्तावेज निकल कर आ रहे हैं जिससे संदेह और भी गहरा हो रहा है कि इन्हें छोड़ा तो गया है कानून की प्रक्रिया के नाम पर, मगर केवल कानून की प्रक्रिया के नाम पर नहीं छोड़ा गया है। बेहतर होता गृहमंत्री अमित शाह सारे सवालों के जवाब देते। वे चुप हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वे सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय नहीं हैं। उनके ट्विटर हैंडल को 3 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इतने लोगों के बीच अमित शाह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें और प्रधानमंत्री के भाषण को ट्वीट कर रहे हैं। इसी में एक ट्वीट इस पर भी कर देते कि उनके मंत्रालय के फैसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर अमित शाह क्या सोच रहे हैं। 477 पन्नों का यह हलफनामा नहीं आया होता तो आप बहुत से तथ्यों के बारे में कभी नहीं जान पाते। गोदी मीडिया के इस दौर में न सवाल पूछा जाता है, न पूछने पर जवाब आता है। यह चार्ट भी हलफनामे के भीतर मिला। इससे पता चलता है कि एक को छोड़कर इन सभी को 1000 दिनों से ज्यादा जमानत पर रिहा किया गया, जिन्हें कानून की भाषा में फरलॉ, परोल और अस्थायी जमानत कहते हैं। कैदी रमेश भाई चंदाना 1576 दिनों तक जेल से बाहर रहे, 4 साल से भी ज्यादा। राजू सोनी 1348 दिनों तक जेल से बाहर रहे, 3.5 साल से ज्यादा। प्रदीप मोधिया 1264 दिनों तक जेल से बाहर रहे, करीब 3.5 साल। दंगाइयों को हत्या और बलात्कार के मामले में सश्रम सख्त सजा दी जाए और 3.5 साल से 4.5 साल परोल या फरलो पर बाहर रहना पड़े, तब क्या सजा का मकसद पूरा होता है? यह आधार दिया जा रहा है कि इन सभी का जेल में आचरण अच्छा था। क्या वाकई आचरण अच्छा था? क्या कई सारे तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? 2012 में रमेश चंदाना ने 27 दिनों की देरी से सरेंडर किया, तब परोल पर बाहर था। 2013 में 31 दिनों की देरी से सरेंडर करता है, तब फरलॉ पर बाहर था। 2014 में 8 दिनों की देरी से सरेंडर करता है, तब फरलॉ पर बाहर था। 2015 में 122 दिनों की देरी से सरेंडर करता है, जब फरलॉ पर बाहर था। फरलॉ और परोल पर कैदियों को कितने दिनों के लिए रिहा किया जाएगा, इसके नियम हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। रमेश भाई चंदाना का रिकॉर्ड बताता है कि वह 4 साल 90 दिनों से ज्यादा परोल पर बाहर रहा है। 2019 के बाद से वह परोल पर ज्यादा दिनों के लिए बाहर आने लगता है। परोल और फरलॉ अलग अलग होते हैं। 2019 में तो रमेश भाई चंदाना 109 दिन परोल पर बाहर रहता है, करीब 4 महीने। हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाया कैदी 1 साल में 4 महीने बाहर रहता है। कोविड के समय 5 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच 180 दिनों के परोल पर बाहर आता है, 9 दिन जेल में रहता है और फिर से 9 सितंबर 2020 से लेकर 13 फरवरी 2021 के बीच 158 दिनों के लिए परोल पर बाहर आ जाता है। फिर 50-55 दिनों तक जेल में रहता है और 22 अप्रैल 2021 से 9 नवंबर 2021 के बीच 202 दिनों के लिए परोल पर बाहर आ जाता है। इस तरह रमेश चंदाना 5 मार्च 2020 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक परोल पर बाहर रहता है, करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक परोल पर बाहर रहता है। क्या कोविड के नाम पर दूसरे मामलों के कैदियों के साथ इतनी मेहरबानी बरती गई? इसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इसी दौरान, मतलब कोविड के दौरान, एक डॉक्टर कफील खान को कई महीनों तक मथुरा जेल में रहना पड़ा, जबकि डॉक्टर कफील खान ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि बाहर आने दीजिए ताकि कोविड के समय एक डॉक्टर के रूप में सेवा कर सकें, डॉक्टरों की कमी हो रही है। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कफील खान पर अवैध तरीके से एनएसए लगाया गया और कफील खान को 7 महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा किया गया। तो आप देख रहे हैं कि कानून कैसे काम कर रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या इनके परोल या फरलॉ पर बाहर आने का मामला संदेहों से परे है या कुछ गड़बड़ है? बिल्किस बानो के बलात्कार और उससे तत्संबंधित अन्य जघन्य अपराधों, जिसमें हत्या भी शामिल है, उसके अपराधियों को पेरोल पे छूटना एक गंभीर त्रुटि है। त्रुटि इसलिए भी है क्योंकि उसके बारे में यह कहा जाता है कि पेरोल पर, क्योंकि उनकी नेक चलनी की रिपोर्ट थी लगभग 14 साल जेल में रहने के बाद, 1992 के जो पेरोल और जेल मैनुअल के ऑर्डर्स थे उसके आधार पर उन्होंने कहा यह रिलीज ऑर्डर है।
फिर कुछ लोग का यह तर्क था कि 2014 के आदेश के मुताबिक नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि 1992 के आदेश बल्कि वो प्रासंगिक है जब उनका कन्विक्शन हुआ था। मैं इस पे विवाद पे नहीं जा रहा हूं कि कौन सा कानून लगे, 1992 का लगे, 2014 का लगे, लेकिन बलात्कार, हत्या ऐसे जघन्य अपराध के अपराधियों को नेक चलनी के आधार पर छोड़ने के बाद उनको लड्डू खिलाना, मिष्ठान खिलाना, उनका माल्यार्पण करना, ये अत्यधिक आपत्तिजनक है और इसका बहुत ही नकारात्मक और गलत संदेश जाता है। मैं यहां तक कहूंगा कि इट इज बैड इन लॉ एंड एन इमोरल एक्ट। ये बिल्कुल असंवेदनशील, अमानवीय कृत्य है और मुझे सख्त आपत्ति है बलात्कारियों और हत्यारों को पैरोल पे छोड़ा जाना। पूरी प्रशासनिक ताकत होनी चाहिए थी ऐसे हत्यारों को जेल की सलाख के पीछे रखने के लिए कार्रवाई करना। दिखाई उसके उल्टा पड़ रहा है कि पूरी शासन प्रशासन की ताकत लगी बलात्कारियों को जेल से बाहर करने में। यही मेरी आपत्ति है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इस त्रुटि को सुधारें और समस्त हत्यारों बलात्कारियों को जेल की सलाख के पीछे रखें और इनकी सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक जेल के भीतर इनका अंतिम संस्कार न हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्हें 3.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4.5 साल तक बाहर रहने की मेहरबानी की गई या एक सामान्य कैदी के अधिकार की तरह इन्हें यह सुविधा मिली। जब आप इस सवाल पर सोच ही रहे हैं तो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस मामले में भी हत्या और बलात्कार के मामले में सजा हुई है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज यह है कि तमाम ट्रक और टेम्पो के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिख दिया गया है। 4 दिन पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो गुरमीत राम रहीम को छोड़ा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि चुनाव के नजदीक आते ही डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया। हरियाणा में 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव हैं और साथ में पंचायत चुनाव भी। राम रहीम को 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 महिला शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में सजा सुनाई थी। 2019 में हिरसा के बहादुर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या के मामले में सजा हुई और पिछले साल डेरा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सजा हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि राम रहीम को 2021 में 3 बार पैरोल पर रिहा किया गया, 2022 में 2 बार, फरवरी में 21 दिनों के लिए और जून में 1 महीने के लिए। अब फिर से 40 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया है। नियम है कि साल में 90 दिनों का पैरोल मिल सकता है अगर आचरण अच्छा हो। तो हम बात कर रहे हैं कि जेल सलाहकार समिति ने, गोधरा की जेल सलाहकार समिति ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में किस तरह सजा पूरी होने से पहले माफी देकर छोड़े जाने की इजाजत दी। इस 15 अगस्त को इन्हें रिहा किया गया। तब सभी का ध्यान इस समिति पर था। इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी के एक स्थानीय विधायक CKG राव जी का बयान छपा है कि गोधरा जेल सलाहकार समिति ने आम सहमति से फैसला दिया, लेकिन हलफनामे में आम सहमति की जो भाषा है उसे देखकर लग सकता है कि एक की ही सहमति की भाषा सभी सदस्य बोल रहे हैं। रमेश भाई रूपा भाई चंदाना को रिहा करते समय समिति के कई सदस्यों की भाषा एक समान लगने लगती है। हमने रमेश भाई चंदाना के मामले में देखा जिन्हें 1576 दिनों तक अस्थायी जमानत, पैरोल और फरलो पर बाहर रहने का मौका मिला, 4 साल से ज्यादा। जेल सलाहकार समिति के 5 सदस्यों की भाषा कैसे सेम टू सेम है, अंग्रेजी में है। क्या सभी सदस्यों को अंग्रेजी आती है या अनुवाद हुआ होगा? ऐसे ही एक सवाल मन में आ गया। इसमें 3 सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2 विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अफसर की भाषा इन सभी से अलग है। हमारी सहयोगी शुभांगी अंग्रेजी में लिखे गए सलाह को जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि समिति के 5 सदस्यों की भाषा सेम टू सेम है, मगर सभी के नाम सेम टू सेम नहीं है। इनके नाम हैं पवन कुमार सोनी, विनीता बेन लेले, सुमन बेन चौहान, सरदार सिंह पटेल, CKG राव जी।
As per the order of the Honorable Supreme Court and according to the policy of 9 July 1992, the prisoner has completed a sentence of 14 years. District Superintendent of Police Dahod has recommended premature release. District Magistrate Dahod has recommended premature release. Jail Superintendent has stated in the nominal role that the conduct of the prisoner is good and recommended for premature release. Keeping in view the above reasons, I recommend premature release and this is my opinion. आपने देखा कि रमेश भाई चंदाना के मामले में पांचों सदस्यों की भाषा एक समान है। रमेश भाई चंदाना एक बार पैरोल पर गया तो 122 दिनों के बाद आया। 122 दिन लेट आने पर कैसे लिखा जा सकता है कि समय पर आया करता था या व्यवहार अच्छा था? क्या वाकई व्यवहार अच्छा होने के कारण इन्हें रिहा किया गया? पैरोल पर रिहा होने वाले कैदियों के खिलाफ थाने में जो एफआईआर है, पुलिस के पास 2-2 शिकायतें हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या उन पर विचार हुआ था? एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि 2017 से 21 के दौरान पैरोल पर बाहर आए 4 कैदियों के खिलाफ बिल्किस बानो केस के 4 अलग अलग गवाहों की तरफ से एक मामले में एफआईआर और 2 मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार साबरबेन पटेल नाम की गवाह ने 6 जुलाई 2020 को दाहोद के राधिकपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कैदी राधेश्याम शाह, मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें महिला की गरिमा को चोट पहुंचाने, हत्या की धमकी के मामले जोड़े गए हैं। एफआईआर कराने वाली साबेरबेन पटेल बिल्किस बानो केस में गवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों कैदियों राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के अलावा राधेश्याम के भाई आशीष ने सबेरा, उनकी बेटी आरफा को धमकाया। इस मामले में लिमखेड़ा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, यानी इस मामले में बरी होने का भी इंतजार नहीं किया गया। गोधरा जेल सलाहकार समिति से लेकर गृह मंत्रालय की मंजूरी तक में इस एफआईआर को किस आधार पर देखा गया या नजरअंदाज किया गया? क्या इसलिए कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदियों के आचरण को अच्छा बताना था? यही नहीं, बिल्किस मामले के एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक ने 1 जनवरी 2021 को दाहोद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लिखा है कि पैरोल पर बाहर आए एक कैदी शैलेश चिमन भाई भट्ट के साथ बीजेपी के विधायक शैलेश भाई भामोर और पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद जसवंत सिंह ने मंच साझा की। क्या आपको पता था कि हत्या और बलात्कार के कैदी के साथ बीजेपी के सांसद मंच साझा कर रहे हैं? इसकी तस्वीर भी शिकायत के साथ पुलिस को दी गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि पैरोल पर आए कैदी शैलेश भट्ट ने उन्हें धमकी दी। गुजरात पुलिस ने इस शिकायत को एफआईआर में बदलने की जरूरत नहीं समझी। एक और शिकायत पुलिस को मिली है जो सजा याफ्ता गोविंद के खिलाफ है। 28 जुलाई 2017 को दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि उन्हें समझौता करने की धमकी दी जा रही है। इस शिकायत को भी एफआईआर में नहीं बदला गया। 2002 में बिल्किस बानो ने अपनी 6 साल की बच्ची सहित अपने परिवार के 14 लोगों का कत्ल देखा। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 15 अगस्त 2022 को इस जघन्य मामले के 11 मुजरिम रिहा कर दिए गए। अच्छे चाल चलन के आधार पर केंद्र सरकार के मंत्री इस फैसले को सही ठहराते हैं। Pralay, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center, that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. मगर एनडीटीवी को मिले दस्तावेज बताते हैं कि इन 11 लोगों को लगातार पैरोल और बेल के जरिए बाहर आने का मौका मिलता रहा और इस दौरान इनमें से कई लोगों ने कानून तोड़े। 2017 से 2021 के बीच कम से कम 4 गवाहों ने 4 मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं। एनडीटीवी के पास 1 एफआईआर और 2 पुलिस शिकायतें हैं। 6 जुलाई 2020 को राधेश्याम शाह
और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक इन दोनों ने और इनके एक भाई ने गवाहों को डराया धमकाया। 1 जनवरी 2021 को एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक माजिद ने दाहोद में शैलेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने पैरोल पर रहते हुए उन्हें धमकी दी है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि लोकसभा सांसद और मंत्री रहे जसवंत सिंह भभोर ने एक आरोपी शैलेश चिमनलाल भट्ट को मंच पर बुलाकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जुलाई 2017 को 2 अन्य गवाहों ने मुजरिम गोविंद नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उन पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यही नहीं, पैरोल पर रहते हुए मितेश चमनलाल भट्ट पर यौन हमले का भी आरोप लग चुका है। इन तथ्यों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब इस सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार घिर सकती है कि आखिर ये कैसा अच्छा चाल चलन था और किस बात की जल्दी थी कि केंद्र सरकार ने बेहद जघन्य अपराध के इन दोषियों को छोड़ने की सिफारिश की। बिल्किस बानो का मामला इंसाफ की एक बड़ी कसौटी है। इसमें जरा भी ढिलाई या गलत बयानी पूरे इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बिल्किस बानो मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। क्या इन कैदियों को छोड़े जाने का संबंध गुजरात विधानसभा चुनाव से हो सकता है? अगर इसका राजनीतिक महत्व नहीं है, तब फिर जांच होनी चाहिए कि बीजेपी के सांसद जसवंत सिंह और विधायक शैलेश भाई भामोर ने क्या एक कैदी के साथ मंच साझा किया था, क्योंकि इसकी तस्वीर शिकायत के साथ पुलिस को दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या दंगाइयों के साथ मंच साझा किया जा सकता है? बिना किसी राजनीतिक कारण के हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदी के साथ कौन साझा करना चाहेगा? पुलिस के पास अगर यह तस्वीर है तो उसे खुद से सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यही तस्वीर विपक्ष के किसी नेता की होती तो गोदी मीडिया की पहली हेडलाइन होती। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इनकी रिहाई का संबंध गुजरात चुनाव से है, लेकिन अगर इसका जवाब हां में आ गया तो किसी भी समाज के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि नेता जनता के विवेक को इतना हल्का भी ना समझें कि हत्या और बलात्कार के कैदी को रिहा करने से समर्थन मिल जाएगा। बसपा के सांसद दानिश अली ने इन्हीं सब राजनीतिक संदर्भों में सवाल उठाए हैं। हत्या और बलात्कार के मामले में जिन कैदियों को छोड़ा गया, उसे लेकर केवल तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर ही इतने सवाल उठते हैं कि धार्मिक स्तर पर जाकर राजनीतिक सवाल करने की नौबत बहुत बाद में आती है। हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सीधा सवाल नहीं किया। सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जब हत्या और बलात्कार के सजा याफ्ता 15 अगस्त को बाहर आए, तब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था और मामला भले कोर्ट में है, सारे दस्तावेज अब पब्लिक में हैं। क्या आम आदमी पार्टी यही पैमाना सभी मामलों में अपनाती है? आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वह खास वजहों से बिल्किस मामले में चुप है। क्या यह मामला केवल बिल्किस का है, महिलाओं के सम्मान का नहीं? उससे ज्यादा गृह मंत्रालय की मंजूरी पर जब सवाल उठ रहे हैं, तब आम आदमी पार्टी को क्यों सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है? ये सर्वविदित सत्य है कि जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अलग अलग राज्यों में इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्किस बानो का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां से उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ रहे हैं। ये एक मुद्दा भी होगा आम आदमी पार्टी के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने मामला है, न्याय आने दीजिए इसमें। जिन्हें रिहा किया गया वे दंगाई थे, हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए थे। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में इन्हें सजा मिली थी, अदालत ने दोषी करार दिया। फिर आम आदमी पार्टी को इनकी रिहाई पर बोलने में इतना अगर मगर क्यों करना पड़ रहा है? बिल्किस बानो के बारे में सोचिए, उनके साथ बलात्कार करने वाले लोग बाहर घूम रहे होंगे। एक कमजोर महिला पर कितना मानसिक दबाव होगा। यह मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट में है,
मगर उससे पहले ही कई सारी बातें पब्लिक में आ चुकी हैं। ये दस्तावेज कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इस रिहाई की खिलाफत सीबीआई ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था, और वहां के एसपी ने की। उन लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। ये लोग हजार दिन तो पैरोल पे और फरलो पे बाहर रहे थे, मतलब 3.5 4 साल तो ये आजाद मस्त घूम रहे थे। लेकिन आज सवाल है मौन का, आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का, आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का। आप तो कभी कुछ नहीं बोलते केजरीवाल जी, बार बार गुजरात जा रहे हैं, अभी भी चुप रहिएगा, आज भी कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो ये सर्वविदित है कि अमित शाह की रहनुमाई से ये लोग रिहा हुए थे, अभी भी चुप रह जाइएगा। खैर वो आपका मसला है, लेकिन आज इस देश को ये पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे, क्या उनके बल पर, क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे? हमारे समाज में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। अगर राजनीतिक कारणों से चुप्पी साधी जाने लगे और किसी घटना को इतना राजनीतिक बना दिया जाए कि जांच और कोर्ट की सुनवाई से पहले ही आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाए और जनता ताली बजाने लगे, यह ठीक नहीं। हैदराबाद मामले में जांच और सुनवाई से पहले ही आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया, बाद में पता चला कि एनकाउंटर फर्जी था। आज ही गाजियाबाद से बलात्कार और हत्या की खबर आई। कथित तौर पर एक महिला को 5 लोगों ने अगवा किया, 2 दिनों तक बलात्कार के बाद मार दिया। अगर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बोल सकती हैं, तो बिल्किस बानो के मामले में भी बोल सकती हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती 38 साल की महिला के साथ गाजियाबाद में कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। बुधवार सुबह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, पीड़ित महिला 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अपने भाई की जन्मदिन पार्टी में गई थी। जब वो लौट रही थी तो उसे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से स्कॉर्पियो कार सवार लड़कों ने अगवा कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। लड़की के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन को बस स्टॉप पर छोड़ गया था। इसके बाद उसके जानकार लड़के उसे ले गए। उसने ये बताया हमें, हमारी बहन ने, कि वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था तो दूसरे ऑटो में वो जाके बैठने लगी तो स्कॉर्पियो कोई गाड़ी आई और उसमें 4 लोग थे अज्ञात, वो जो जानती है उन्हें लड़कों। पुलिस वालों ने हमें आश्रम रोड पे बताया है और कट्टे में मिली है, वो हाथ पैर बंधे हुए थे उसके। वहीं गाजियाबाद पुलिस की माने तो उन्हें 18 अक्टूबर की सुबह एक राहगीर ने कॉल कर बताया कि एक महिला लावारिस हालत में पड़ी है। महिला को तुरंत गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। महिला की जिद पर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने कोई बयान नहीं दिया। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि महिला का आरोपियों के साथ संपत्ति विवाद है। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपियों की लोकेशन भी वारदात वाली जगह नहीं आ रही है। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। महिला जो है गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक बस स्टॉप में मिली लावारिस हालत में। उसके बाद महिला को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला ने अपनी मेडिकल जांच करवाने से मना कर दिया। उसके बाद महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि महिला का कहना यह था कि उसको जीटीबी अस्पताल में ही भर्ती होना है। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो महिला की हालत ठीक है, उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं है। हमारे पास एक विक्टिम आया था कल सुबह 7:15 बजे, जो कि नंदनगरी के रहने वाली है और उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी वो स्टेबल है, बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज हैं, बट एज पर नाउ अभी हम कोई इंटरनल इंजरीज हमें नहीं पता चली है। पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। गाजियाबाद से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव को लेकर खूब सवाल उठे कि चुनाव छद्म तरीके से हो रहा है, लेकिन इसी बहाने आज के दौर में देखने को मिला ही कि कांग्रेस के भीतर 2 नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल भी रहे थे। लेकिन इस चुनाव से यह भी दिखा कि राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक चुनाव हो सकते हैं। अगर दिखावे के लिए हो सकता है तो दिखावे के लिए भी हो सकते हैं। यह सवाल उठाने वाले यह सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी में इसी तरह से चुनाव क्यों नहीं हो सकते। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, खड़गे साहब चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं। उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। I am very clear as far as my role is concerned. The president will decide what my role is and how I am to be deployed. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। 1,000 वोट मिलने का मतलब यह है कि शशि थरूर ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव के में हारे हुए उम्मीदवार के वोटों की बात करूं तो 1997 में केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। पवार साहब को 882 वोट मिले थे, जबकि राजेश पायलट को 354। जबकि 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट मिले थे। खड़गे साहब के पक्ष में क्या क्या जाता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा अनुभव, 5 दशकों का अनुभव जो है कम नहीं होता है। 24 साल के बाद कोई गैर गांधी जो है इस कुर्सी पे बैठा है। उसके पहले जो है 1997 में सीताराम केसरी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। खड़गे साहब दलित समुदाय से आते हैं। इससे पहले 1970 में जगजीवन राम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे, जो कि दलित समाज से आते हैं। खड़गे साहब का जैसे मैंने कहा अनुभव तो है ही, साथ ही में इतने लंबे समय का अनुभव होने के साथ उन्हें संगठन का भी अनुभव है। वो पूरे ढांचे को समझते हैं, राज्य स्तर से लेकर के AICC स्तर तक। और एक बड़ी खूबी है, वो खूबी ये है कि उनका कद इतना बड़ा है भारतीय राजनीति में, क्योंकि यदि कल को कांग्रेस को किसी राजनीतिक दल से गठबंधन के लिए या फिर जो है एक सेकुलर फ्रंट बनाने की बात होगी, तो खड़गे साहब सबसे पसंद के आदमी होंगे कांग्रेस के तरफ से, जो कि ये बातचीत कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी खड़गे साहब के पास? कहा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना जो है कांटों का ताज पहनने के जैसे है, और वो भी गैर गांधी सरनेम के। अब सबसे बड़ी बात यह चुनौती के रूप में उनके पास होगी कि युवाओं को वो आगे लेकर के आए। खुद जो है गांधी परिवार से नहीं है, तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होगी कि गैर परिवारवाद को लोगों को आगे बढ़ाए। जो एक परिवारवाद की बात हमेशा कांग्रेस पे लगते रहती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या खड़गे साहब संगठन में क्या परिवर्तन करेंगे? क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस कार्य समिति, जिसको कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी कहते हैं, क्या उसमें वो चुनाव कराएंगे? वो क्या राज्यों के अध्यक्षों का भी क्या चुनाव कराएंगे? राज्यों में संगठन के लिए क्या चुनाव होगा? जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है,
सेवा दल है, क्या इसमें भी चुनाव कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी खूबी है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है बढ़ नहीं रहा है। उसको बढ़ाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, जनता को कैसे जोड़ेंगे, वो कौन से वर्ग हैं जो एक समय कांग्रेस के वोटर होते थे, दलित जो है, माइनॉरिटी और अपर कास्ट, क्या वो इस कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या करेंगे। खड़गे साहब के पास सबसे इमीडिएट चुनौती ये है हिमाचल और गुजरात का चुनाव। दोनों जगहों में ये कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ नहीं रही है, तो खड़गे साहब को इन दोनों राज्यों में एक रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी का मुकाबला करती है। हिमाचल में तो सीधे बीजेपी से टक्कर है, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भी कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द है। उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होगा, जो कि माना जा रहा है कि खड़गे साहब के लिए शायद आसान हो, क्योंकि